वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि ये आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन जो 2018 में एग्जाम हुए थे, उन्हीं सारे एग्जामों का दोस्तों हम लोग ऑफिशियली पेपरों का सोल्यूशन यहाँ पे अपने डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इन क्वेश्चनों को हल करने के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आज जो हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कि एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 का जो पेपर था दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 10/8/2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सारे 75 क्वेश्चनों को 1 से लेकर के 75 नंबर तक के सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों ये हमारा आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के फर्स्ट स्टेज का सीबीटी जो हुआ था, उन्हीं सारे पेपरों को यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं। तो दोस्तों आने वाली रेलवे की वैकेंसियों के लिए अभी से आप लोग अपनी कमर कस लीजिएगा और आने वाली वैकेंसियों के लिए अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले फ्यूचर में दोस्तों आरआरबी एएलपी, टीटीई और जेई और भी रेलवे से अदर पोस्टों से वैकेंसियां आने को हैं। दोस्तों इसी 2023 में ही ये वैकेंसियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइएगा और आने वाली वैकेंसियों के लिए अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ऐसी हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपका यदि कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे ग्रुप से जुड़ करके वहां भी अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि दिया गया समस्या चित्र नीचे के उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित है, उस उत्तर चित्र की पहचान करें। दोस्तों ये हमारा प्रॉब्लम फिगर यानी कि समस्या चित्र है और इसके आंसर फिगर हमारे ये दिए गए हैं। ये बात बतानी है कि ये चित्र हमारे इन चित्रों में से किसमें पूरा मिल जाएगा। तो अब अगर दोस्तों देखा जाए तो ये सेम चित्र हमारा क्या इसमें मिलेगा, या इसमें मिलेगा, या इसमें मिलेगा, या दोस्तों फर्स्ट में मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सेम चित्र हमारा अगर देखें तो ये फर्स्ट में मिल जाएगा। अगर हम देखो हम उतना पूरा चित्र बना के दिखाते हैं जितना हमारा मैच हो रहा है। ये दोस्तों देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। अब आप लोग ये देखिए इतना पूरा ये सेम जैसे बना है वैसा ही हमारा डायग्राम बन जाएगा। तो यानी कि आंसर फिगर हमारे में ए ऑप्शन में मिलेगा। अब ए ऑप्शन मौजूद है दोस्तों हमारा डी पे, तो देखा जाएगा दोस्तों तो 1 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों अगला नंबर। और अगले नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि यदि a बराबर -14 प्लस का 4 और b बराबर 4 - 14 है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ये तो दोस्तों बच्चा क्वेश्चन कर ले जाएगा, कितना आसान सा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दे रखा है दोस्तों a बराबर यहाँ पे दे रखा है -14 प्लस का और यहाँ पे दे रखा है 4। इसका वैल्यू हल करेंगे तो दोस्तों -14 बड़ा है प्लस 4 छोटा है, तो -14 से जब 4 घटाएंगे तो -10 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप b का वैल्यू भी फाइंड कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया 4 - 14 दे रखा है। -14 से जब हम 4 घटाएंगे तो -10 दोस्तों यहाँ भी आ जाएगा। अब दोस्तों हमको क्या करना है, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू रख देते हैं दोस्तों ए का वैल्यू निकाले हैं -10 तो हमने -10 रख दिया, और बी का वैल्यू भी निकाले हैं -10 तो हमने -10 रख दिया। दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आप जानते हैं प्लस हो जाता है, और 10 धाम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस यही 100 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों तो हमारा 2 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बना, बिल्कुल हमारा राइट बन गया। अगला हम लोग देखेंगे दूसरे के बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया है कि 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा। अब दोस्तों ये कहा है कि 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो टाइम दे रखा है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है 8 बजे। अब दोस्तों मान लीजिए 8 बजा है, अगर इसको हम इस प्रकार भी लिख लें, जैसे मान लीजिए हमने इसको लिख दिया 7:60, ऐसे भी यानी कि 8 ही बजा है, चाहे इस प्रकार से लिख दें चाहे इस प्रकार से लिख दें। तो अब एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो घंटे तरफ वाला वैल्यू होता है वो प्लस में वैल्यू माना जाता है, और जो ये मिनट वाला वैल्यू होता है वो माइनस में वैल्यू माना जाता है। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है ये बात आप जान लीजिएगा।
करना क्या है दोस्तों, आपको समझ लीजिएगा। ये जो 7 दिया गया है, ये जो घंटे पे, मान लीजिए सुई हमारी घंटे पे घंटे वाली सुई 7 पे होगी, तो यानी 7 बजकर ये 60 मिनट यानी ये 12 पे होगी। तो अब कहने का मेरे मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जो घंटा है इसको आप मिनट बना लीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, इस घंटे को आप मिनट बनाएंगे। तो मिनट कैसे बनाया जाएगा, जो करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो 7, मान लीजिए ये मिनट घंटे वाली सुई 7 पे है, अगर मान लीजिए यही घंटे वाली सुई मिनट पे होती 7 पे, तो कितने मिनट का टाइम बन जाता दोस्तों। हर एक नंबर की सुई पे जाने पे 5 मिनट, 2 नंबर की सुई आने पे 10 मिनट, 3 नंबर की सुई आने पे 15 मिनट, ऐसे 5-5 का गैप में। तो यानी दोस्तों 7 पे मान लीजिए सुई है, तो 7 पे जब सुई घंटे वाली होगी, तो अब 7 पे यानी 5 बार हम 7 बार जोड़ते चले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर के 35 आ जाएगा। तो हमने इस घंटे को कन्वर्ट कर डाला मिनट में, तो 35 मिनट आ गया। और ये दोस्तों हमारा जो 60 दिया गया है, 60 ही हमने वैसे रख लिया। अब दोस्तों ये भी हमारा 35 मिनट बन गया, ये हमारा 60 मिनट बन गया। अब दोस्तों इसको आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे दोस्तों, तो ये 60 से हमारा 35 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर के यहाँ से आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमने 25 रख लिया, अब दोस्तों किधर से घटाए हैं, ये पक्ष हमारा पूरा माइनस वाला है, ये पक्ष पूरा हमारा प्लस वाला है, तो माइनस वाले से घटाए हैं, -60 था, तो इसलिए दोस्तों हमारा ये माइनस का बचा। अब एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारी घंटे वाली जो सुई होती है, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आप पहले ये जान लीजिएगा। घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई 1-1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मिनट वाली सुई होती है, जिसे मैं इधर लिखे भी दे रहा हूं दोस्तों, ये जो मान लीजिएगा मिनट वाली सुई 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, कोण बनाती, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे, तो अब हम अगर लिखें घंटे वाली सुई दोस्तों, तो यहाँ पे हमने लिख दिया घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, तो 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाएगा दोस्तों, 1/2 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाएगा। 1/2 डिग्री का यहाँ पे हमने लिख दिया कोण। अब दोस्तों अगला स्टेप आपको ये करना है कि जो हम जान लिए कि ये मिनट में कन्वर्ट हुआ है, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो यहाँ पे हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों ये जो हमारा मिनट दिया गया है, इस मिनट का आधा हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसका आधा जोड़ा जाएगा। तो 25 छक्का 150, आगे स्टेप में आएंगे तो माइनस का यहाँ पे 150 हो जाएगा, और प्लस जोड़ेंगे यहाँ पे दोस्तों प्लस का 30। अब दोस्तों जब हमने क्या बताया, इसका आधा करके जोड़ दिया जाता है, तो 150 में जब 30 घटाएंगे दोस्तों, तो माइनस का 120 आ जाएगा। अब यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों आप जो जानते हैं, कोण जो होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए 120 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 3 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, ये 7 को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए 7 पे मिनट वाली सुई है, तो 7 बना 35 मिनट बन जाएंगे। अब 35 और ये 60 से 35 घटा देंगे, 25 आ जाएगा। अब मैंने बताया मिनट, ये इधर वाला पक्ष माइनस में होता है, ये उधर वाला पूरा पक्ष पॉजिटिव होता है। तो माइनस से हम पॉजिटिव वाले को घटाएंगे, तो 60 से 25 घटाएंगे तो -25 बचा, और 1 मिनट में 6 डिग्री कोण होता है, तो हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 छक्का 150 -150 हो गया। अब प्लस का दोस्तों क्या करेंगे, इस का मिनट का आधा इसमें जोड़ दिया जाता है, तो माइनस का 120 आया। -120 कोण जो होता है माइनस में नहीं होता, इसलिए दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का हमारा 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 के बाद दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। अब दोस्तों महासागरों में जो मौजूद शैवालों की जो विशाल मात्रा है, किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। नंबर 1 में दिया गया मीथेन, महासागर तापीय ऊर्जा, सागर लहर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा मीथेन, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा मीथेन अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 4 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 4 के बाद दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा यह गया है कि निम्न को हल करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम हल करेंगे, देख लीजिए हम इसको हल करते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू क्या निकाल पाते हैं। 78 हमने वही रख दिया, और डिवाइड का सिंबल बना है, डिवाइड का सिंबल रख दिया।
बड़ा ब्रैकेट लगाया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे -4 लिखा, -4 लिख दिया, प्लस और ये प्लस माइनस का चिन्ह दोस्तों हमने माइनस रख दिया और 3 रख दिया। अब आगे दोस्तों का लिखा हमने का शब्द को वही रख दिया और मंझला ब्रैकेट लगा करके आगे 27 लिखा हमने वो लिख दिया और डिवाइड का सिंबल बना है वो बना दिया। दोस्तों ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे, जब इनका भाग करेंगे 2 9 18 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, तो हमने यहाँ पे 9 रख दिया और सारे जो ब्रैकेट बंद है हमने वो ब्रैकेट बंद कर दिया। अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये 78 आ जाएगा, डिवाइड का सिंबल बना है वो बना दिया। दोस्तों यहाँ पे -4 लिखा, -4 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों -3 लिखा है, का शब्द लिखा हमने, का शब्द लिख दिया और 9 का भाग जब 27 में करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, हमने 3 रख दिया। अगले स्टेप में बढ़ेंगे दोस्तों तो 78 और यहाँ पे डिवाइड का सिंबल और यहाँ पे -4। उसके बाद दोस्तों ये हमारा -3 लिखा है और इंटू करके ये का मतलब होता है इंटू और यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे कितना बन जाएगा, जो ये 3 दिया गया है दोस्तों तो ये 3 हमारा गुणा का सिंबल बन गया और यहाँ पे हो गया हमारा 3 हो गया। इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 78 वैसे ही रहेगा, भाग का सिंबल वैसे ही बना देंगे और यहाँ पे हमारा -4 वही रहेगा और माइनस का 3 त्रिका 9 बन जाएगा। अगला स्टेप बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये हमारा 78 वही रहेगा और इसके बाद ये भाग का सिंबल वही बना देंगे और 9 4 13 जुड़ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। अब 78 में जब हम -13 का जब भाग करेंगे दोस्तों तो 13 छंग 78 होता है, यानी कि कुल मिलाकर के बच गया हमारा माइनस का 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो -6 हमारा ए पे मौजूद है, इसलिए दोस्तों हमारा 5 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 के बाद दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन और 6ठा नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है, कहा गया है कि 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। कितना आसान और सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था। तो मध्यानुपात दोस्तों आप जानते होंगे फार्मूला इसका क्या होता है, मध्यानुपात बराबर होता है √AB, ये आप फार्मूला जानते हैं। अब √ हमने वही लगा दिया, A का वैल्यू हम जानते हैं 2 है और B का वैल्यू है 98। अब दोस्तों क्या करेंगे, 2 मतलब √AB 2 का जब मल्टीप्लाई यहाँ पे आप कर देंगे दोस्तों, या फिर आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, 2 हमने वही रख दिया और 98 के खंड करेंगे तो 2 7 14 और 14 7 98, हमने 98 के खंड लिख दिए दोस्तों। इसका एक पेयर ये बन जाएगा, इसका एक पेयर ये बन जाएगा, तो 2 × 7 देन दोस्तों हमारा यहाँ पे आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 6 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 के बाद दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन और 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 4624 का वर्गमूल कितना है। अब दोस्तों 4624 का वर्गमूल अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम इस इकाई के अंक का वैल्यू हल करेंगे तो 2 दूना 4, इससे हमारा इकाई का वैल्यू 4 मिल जाएगा। 6 36 इससे नहीं मिलेगा, इसको कट कर देंगे। 8 64, 4 चौक 16 इससे नहीं मिलेगा, इसको भी हमने कट कर दिया। अब दोस्तों ये 68 और 72 बचे। अब इसी 68 और 72 का अगर हम हल कर लें, देखते हैं किससे हमारा मैच हो रहा। हमने 72 को ले लिया तो हम जानते हैं फार्मूला दोस्तों क्या होता है, इस फार्मूले पे रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा a² और यहाँ पे प्लस का 2ab और प्लस का b² दोस्तों इसी फार्मूले पे रखना है। b² यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 और फिर 2ab 7 दूना 14 और 14 दूनी 28 और 28 में 8 रख दिया दोस्तों हमने और यहाँ पे कैरी हो गया हमारा 2 और 7 7 49, तो हो जाएगा 5184 बन जाएगा। हमको लाना है दोस्तों कितना, 4624 लाना है, इसका मतलब ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, डी ऑप्शन यानी कि 68 जो दिया गया इस 68 को लेके इसी फार्मूले पे रखेंगे। 8 64 के 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 और 48 दूना 96 और 96 में जब दोस्तों हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 96 में 6 जोड़ने पे हो जाएगा 102। 102 में हम 2 रख देंगे, कैरी हो जाएगा हमारा 10 और 6 36, 36 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46। तो 46 से 24 हमारा दोस्तों मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 के बाद दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन और 8वें नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा दिया ये गया है कि दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे कब, जब ये पेपर 2018 में हुआ था तो 2018 का लेटेस्ट जीके जो था वो दिसंबर 2017 माना जा रहा था, यानी कि एक प्रकार से जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा जीके से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन। तो करंट उस समय पे दोस्तों 18 में पेपर हुआ था तो 17 तक का करंट पूछा गया था। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों 4 ऑप्शन है, अजीत
वसंत, अंशु प्रकाश, आदित्य नेगी, आकांक्षा रंजन। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंशु प्रकाश, यानी कि अंशु प्रकाश ऑप्शन नंबर बी पे मौजूद है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंशु प्रकाश। ये दोस्तों कब के हैं? ये 2017 के हमारे क्या थे, दिल्ली में मतलब दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया था अंशु प्रकाश को 2017 में। लेकिन अब 2017 में था, अब चल रहा दोस्तों क्या 2023 वर्तमान में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी का बदलाव हो चुका होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों वर्तमान में अब जो है हमारा, यानी कि वर्तमान 2023 की कहानी बात कर लेते हैं। वर्तमान 2023 में अब दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं दोस्तों? वर्तमान में है नरेश कुमार। कौन है दोस्तों? यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं नरेश कुमार। अभी तक जब 2017 में दोस्तों थे वो थे अंशु प्रकाश, लेकिन अब वर्तमान 2023 में कौन है दोस्तों? नरेश कुमार हैं। यानी कि इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन। और 9वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे ये बात बताई गई है, ये हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है कि H2O2 प्लस Cl2 देन हमारा 2HCl प्लस का O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? एक अम्ल के रूप में कार्य करता है, एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, एक अपचारक के रूप में कार्य करता है, एक क्षार के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा एक अपचारक के रूप में कार्य करता है, यानी कि 9 का देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। और 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये बात बताई गई है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? दोस्तों यहाँ पे 16 मीटर होगी, 17 मीटर होगी, 14 मीटर होगी या फिर दोस्तों 13 मीटर होगी। इसने ये बात बताई है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दोस्तों इसने बता दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं अगर हम यहाँ पे लिखें वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का यहाँ पे क्षेत्रफल, दोस्तों वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना बताया गया? खेत का क्षेत्रफल 196 बताया गया, हमने वो रख दिया। और आगे जो यहाँ पे दिया गया है भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे भुजा बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर। अब दोस्तों दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? हम स्क्वायर खत्म कर देंगे, यानी छोड़ देंगे, तो भुजा बराबर आ जाएगा हमारा 14। अब जब दोस्तों हमने भुजा निकाल लिया 14 मीटर, हमको यही क्वेश्चन में बताना था कि प्रत्येक की भुजा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 14 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 10 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ये पूछा गया है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? दोस्तों जो गति के समीकरण, गति के कितने समीकरण होते हैं दोस्तों? 3 समीकरण होते हैं। इनमें से कहा गया कि जो पहला समीकरण हो किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय के बीच समय दर्शाता है, स्थिति और वेग के बीच समय दर्शाता है, कि दोस्तों वेग और समय के बीच, कि वेग और त्वरण के बीच। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा गति का जो पहला समीकरण है किसके बीच संबंध दर्शाएगा? तो वो दोस्तों वेग और समय के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर। यानी कि वेग और समय के बीच क्या करेगा? गति का पहला समीकरण क्या करेगा? इसके संबंध को दर्शाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा दूरी के बीच स्थापित संबंधों को गति का समीकरण कहते हैं। गति का समीकरण कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गति का समीकरण क्या होता है, तो आप लोग क्या ये बताएंगे कि किसी वस्तु का वेग हो, त्वरण हो तथा समय हो या फिर दोस्तों दूरी हो के बीच जो संबंध होता है, किसके किसके बीच? दोस्तों मैं आपको लिखे भी दे रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु का वेग, यानी कि मैंने लिखा वेग, त्वरण, समय और अगला यहाँ पे दूरी, इनके बीच जो संबंध स्थापित होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा गति का समीकरण कहलाता है। यानी कि वेग, त्वरण, समय और दूरी के बीच जो संबंध बनेगा वही हमारा गति का समीकरण कहलाएगा। अब गति के समीकरण दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला अगर समीकरण मैं आपको लिखूं दोस्तों तो आप जान लीजिएगा कि v बराबर होता है u प्लस AT, ये हमारा होता है गति का पहला समीकरण।
अब अगर दूसरा समीकरण अगर आप जानना चाहें तो दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है गति का दूसरा समीकरण। अब अगर इसी का दोस्तों तीसरा समीकरण अगर आप जानना चाहें तो ये होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, ये दोस्तों हमारा होता है गति का तीसरा समीकरण। तो कभी कभी आपसे पूछ भी लेता है गति का पहला समीकरण लिखिए, कभी गति का दूसरा समीकरण, कभी गति का तीसरा समीकरण। तो आप लोग जान लीजिएगा गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला जो होता है v बराबर u प्लस AT और s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और अगला होता है तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 के बाद दोस्तों हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, कहा गया है कि रिक्त स्थानों में आने वाली सही आकृति चुने। अब दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, बीच में हमारा ट्रायंगल बना है, एक इस सिरे से हो रहा है, एक इस विकर्ण से हो रहा है, हमारा ब्लैक ब्लैक सा है। तो हमारा देख लीजिएगा इस सिरे वाला तो ये मैच कर गया, लेकिन इस सिरे वाला यानी कि इधर इस सिरे वाला हमको देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख लीजिएगा ये बी वाला हमारा गलत सिरे से ये कट जाएगा, और ये तो हमारा दोस्तों बिल्कुल ही कट जाएगा क्योंकि डॉटेड लाइन में है। और ये भी देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल तो यहाँ पे गोला, तो यहाँ पे ट्रायंगल तो आगे उसमें गोला आ जाएगा, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से तो ये भी गलत हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा ए हमारा दिया गया डी पे। तो देखा जाए दोस्तों तो 12 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 12 का डी हमारा दिया गया है, मतलब ए ऑप्शन राइट होगा, लेकिन ए ऑप्शन दिया कहाँ गया है दोस्तों, आप ए गलती से इसको मत ए में टिक कर दीजिएगा। ए ऑप्शन हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो इसलिए दोस्तों 12 का डी हमारा राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में दोस्तों क्या पूछा गया है, प्रकाश का वेग पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये बात आप लोग जान लीजिए, हमेशा अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अब दोस्तों अगर आप जल का जानेंगे कि निर्वात में, मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, इसने बता दिया। अब अगर इसे पूछा जाए जल का वेग कितना होता है, तो मैं आपको जल का वेग लिख के दिखा रहा हूं। जल का वेग दोस्तों आप लोग जान लीजिए, जल का जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 25 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है हमारा जल का वेग। अब अगर दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है, कांच का भी पूछ लेता है, तो दोस्तों कांच का भी आप वेग जान लीजिएगा। कांच का वेग हम लिख रहे हैं, कांच का वेग जो होगा दोस्तों वो बनेगा 2 × 10 की पावर 8, ये बन जाएगा 2 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और एक चीज दोस्तों कभी कभी पूछता है, बहुत रेयर कंडीशन में, तारपीन के तेल का पूछता है। तारपीन का तेल का वेग पूछेगा, तारपीन का तेल का वेग इसका अगर पूछे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 0.4 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो निर्वात में पूछा गया, तो निर्वात वाला हमारा हो जाएगा 13 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों जल का वेग पूछा जाएगा तो 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी कांच का वेग पूछ लिया जाता है तो 2 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी तारपीन के तेल का भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तारपीन के तेल का दोस्तों बन जाएगा 2.04 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। यदि अकेला ए इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया। ये बात हमको यहाँ से क्या करनी है, बतानी है। यहाँ पे मान लेते हैं कि माना ए और बी मिल करके किसी काम को कितने दिनों में कर देते हैं दोस्तों, 12 दिनों में पूरा कर देते हैं। 12 दिन हो गया। लेकिन
अब यहाँ पे ये बताया गया कि ए अकेला अगर इस काम को करता है तो कितने दिनों में पूरा कर देता है, 21 दिनों में कर देता है। अब 21 और 12 का जब हम एलसीएम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 84 आ जाएगा। टोटल काम हमारे पास 84 हो गया और ए और बी का यहाँ पे क्षमता आ गई 12 सत्ते 84, 21 चौको 84। तो हमको एक बात ये पता चल गई कि ए की है हमारी 4 क्षमता और बी की हमारी है 3 क्षमता। तो 4 3 7 क्षमता से दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। अब एक बात ये कहा गया है कि कार्य पूर्ण होने में 16 दिन लग जाते हैं, यानी कि पूरा कार्य समाप्त होने में 16 दिन का समय लग जाता है, लग गए। लेकिन कुछ दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अब हमको ये बात बताना है, तो जब शेष काम जो बचेगा, जब एक मतलब दोनों मिलकर के ए और बी कुछ दिन तक काम करेंगे, लेकिन कुछ दिन पहले कार्य पूरा 16 दिनों में समाप्त होता है, लेकिन मतलब बीच में क्या होता है, कुछ दिन तक ए मिलकर के काम कराता है, लेकिन कुछ दिन काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले ए काम छोड़ करके चला जाता है। तो जो शेष काम बचा होगा उसको अकेले बी ने किया होगा, शेष काम जो बचा होगा उसको अकेले बी ने किया होगा। तो अब अगर कहा ये बताया जाता कि अगर ए अकेले पूरे काम को करता है तो उसको 21 दिन में अकेले पूरा काम कर लेता है। तो बात ये बतानी है कि काम पूरा होने के कितने दिन पहले ए छुट्टी पर गया। तो ठीक है, अब अगर दोनों मिलकर मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अब हम ये समझे हमको टोटल 84 काम कराना है और ये 84 काम टोटल 16 दिनों में कंप्लीट करना है, ठीक है ना, क्योंकि 16 दिनों में काम पूरा होता है, यहाँ पे ये बताया गया है। इस 84 काम को हमको 16 दिनों में कराना है। तो अगर हम मान लेते हैं, अगर अपने दिमाग से या कुछ थोड़ा सा ऐसा सेंस करते हैं कि मान लीजिए कि ए और बी मिल करके दोनों मिलकर 9 दिन कार्य किए। मान लो हमने यहाँ पे ऐसा किया कि ए और बी दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 9 दिन कार्य किए। 9 दिन, वहां पे 9 दिन कार्य किए। तो जब 9 दिन कार्य किए होंगे ए और बी दोनों मिलकर, तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो जब एक दिन में 7 काम करेंगे, दोनों 9 दिन तक काम करे होंगे, तो 963 काम हमारा हो चुका। अब शेष कार्य यहाँ से कितना बचा, यहाँ पे शेष कार्य, तो हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पे 84 से जब हम 63 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा। जब 84 से 63 माइनस करेंगे तो दोस्तों ये बच जाएगा हमारा 21 बचेगा। अब इस 21 काम को बी अकेले कितने की दर से करेगा, 3 की दर से काम करेगा, तो यानी कि शेष काम बी करेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं शेष कार्य बी करेगा। अब दोस्तों शेष कार्य जब बी करेगा तो बी हमारा दोस्तों यानी कि 21/3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, यानी कि शेष कार्य बी करेगा 7 दिनों में, या दोस्तों कितना 7 दिनों में हमने लिख दिया। तो कार्य, अब इसने ये पूछा तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर गया, तो ए 7 दिन पहले छुट्टी पर चला गया होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 14 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक इस अगेंस्ट आर्ट्स लिखी है। दोस्तों साइना नेहवाल, अनिल कुंबले, युवराज सिंह, सानिया मिर्जा। दोस्तों आपको बता दूं कि इन 4 ऑप्शनों में से कोई हमारा एक राइट हो जाएगा। दोस्तों राइट हमारा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। 15 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों वो है हमारा यहाँ पे पुस्तक इस अगेंस्ट आर्ट्स जिसने लिखी है दोस्तों, तो सानिया मिर्जा ने लिखी है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 15 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि जुलाई 2016 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। कौन सी दोस्तों, ये इस अगेंस्ट आर्ट्स नामक पुस्तक ये कब लिखी गई थी, 2016 के जुलाई में लिखी गई थी। दोस्तों कब लिखी गई थी, 2016 के जुलाई में ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। अब और आपको बता दूं कि टेनिस कैरियर में आने वाले उतार चढ़ाव का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में जो क्या किसका वर्णन है दोस्तों, जो सानिया मिर्जा है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि टेनिस खिलाड़ी है ये, यानी टेनिस से संबंधित है, यानी टेनिस की खिलाड़ी हैं ये। तो इन्होंने क्या किया है, इस बुक में या इस पुस्तक में अपने टेनिस कैरियर में जितना भी उतार चढ़ाव हुआ होगा तो उसी का वर्णन इस बुक में किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर 15 का डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
अगला हम लोग देखेंगे 15 के बाद दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है, कहा गया कि भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम फरवरी 2018 तक के कप्तान कौन थे? के उदय कुमार, नवजीत सिंह, जी.आर. वैष्णव, गुरिंदर सिंह। दोस्तों आपको बता दूं कि जब फरवरी 2018 के क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय पे इस भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के कप्तान जो थे दोस्तों 2018 में गुरिंदर सिंह थे। कौन थे दोस्तों? 2018 में गुरिंदर सिंह थे। लेकिन अब जो है दोस्तों इस समय पे जो 2023 में है असवल राय है। कौन है दोस्तों यहाँ पे? 2023 में यहाँ पे असवल राय है। यानी कि वर्तमान में, यानी कि देखें 2023 के वर्तमान में कौन है दोस्तों यहाँ पे? वर्तमान में असवल राय। कौन है दोस्तों? 2023 के वर्तमान में यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों असवल राय है। तो ठीक है दोस्तों, यानी कि आपने जाना उस समय में जब क्वेश्चन पूछा गया था 2018 का, बिल्कुल करंट जीके था, तो उस समय पे गुरिंदर सिंह थे, लेकिन अब 2023 के वर्तमान में असवल राय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 के बाद दोस्तों 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि जापान में आयोजित 2017 महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता था? चीन ने जीता है, भारत ने जीता है, जापान ने जीता है दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने जीता है। ये भी दोस्तों उस समय पे करंट का क्वेश्चन था। जापान में आयोजित 2017 महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है भारत उस समय पे जीता था। दोस्तों कौन जीता था? भारत जीता है। 17 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन उस समय पे क्या हुआ था? राइट हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर, और 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि पाइप ए, बी और सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे? दोस्तों ये बात यहाँ से बतानी है। यहाँ पे 3 पाइप है, मान लीजिए पाइप ए है, पाइप बी है और पाइप सी है। अब जो पाइप ए बी सी जो दिए गए हैं, इनमें से पाइप ए बी सी खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले दो पाइप क्रमशः, पहले दो पाइप मान लेते हैं 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। पहला पाइप ये भरने का काम किया, दूसरा पाइप भी भरने का काम किया, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा लिया। अब जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। दोस्तों खाली कर दिया जाता है इसलिए हमने माइनस लगा दिया, और यहाँ पे 6 घंटे में खाली करता है, और ये 10 घंटे में भरता है, और ये दोस्तों 4 घंटे में भरता है। अब दोस्तों 4, 10, 6 इन सबका अगर हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60। अब 4 का भाग जब हम 60 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों 15 आ जाएगा, और 10 का भाग जब हम 60 में देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 का भाग जब 10 में देंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। तो इतनी सी बात आपको कंफर्म हो गई। अब एक बात ये भी कहा गया, यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं, यानी कि हम अब ये देख लें कि टंकी हमारी कितनी भरी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं भरी टंकी। टोटल टंकी हमारी 60 है, 60 में से दोस्तों कितना भरा है? 3/5 भाग भरा है। दोस्तों 5 से जब हम 60 को कट करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 36 आ गया। कितना आ गया? 36 हमारा यहाँ पे आ गया। ये 36 लीटर हमारा क्या हो गया? 36 लीटर भरा है। तो शेष जो बचेगा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो शेष बचेगा, कुल मिलाकर के हमारा शेष जो बचा 60 से हम 36 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचा हमारा? ये 24 लीटर हमारा बच गया। कितना बच गया दोस्तों? हमारा 24 लीटर बच गया। अब शेष भरने में लगा समय, हमको यही बात बताना है। यहाँ पे हम लिख देंगे शेष भरने में लगा समय। दोस्तों जब शेष भरने में जो हम समय निकालेंगे तो ये हमारा शेष टोटल कितना है? 24 शेष है भरने में, और कितने की दर से भरेंगे? अब आप समझ लीजिए 15, 6, 21, ये 21 भरेंगे तो ये 10 खाली कर देगा, तो यानी टोटल एक समय में कितना बचत होगी? 11 की बचत होगी। इसलिए दोस्तों 11 का यहाँ पे भाग करेंगे। जब 11 का भाग करेंगे तो दोस्तों बस हमारा यही आंसर दे रखा है 24/11, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? हमारा बिल्कुल राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 के बाद दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन पे ये दिया गया है, कहा गया है कि संख्या ये दी गई है में 4 और 2 का स्थानीय मान का अंतर कितना होगा?
दोस्तों यहाँ से हम 4 का स्थानीय मान निकालेंगे और यहाँ से 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 4 का स्थानीय मान आ जाएगा 4 बना करके 4 0 हमने रख दिया और 2 का स्थानीय मान ये रख दिया, और इनका जब अंतर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और 4 से दोस्तों हमारा 1 कम हुआ था, यहाँ पे 3 आ गया। 39,998 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 19 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगला देखेंगे 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर, और 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है कि, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कहा गया कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। अब ध्यान समझना है, यहाँ पे ये बात कही गई बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। दोस्तों कौन सा नहीं है, बोरान नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, पोलोनियम नहीं है, बिस्मथ नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बिस्मथ नहीं है, यानी कि बॉर्डर लाइन तत्व हमारा कौन सा नहीं दोस्तों, बिस्मथ। अब दोस्तों बॉर्डर लाइन तत्व होते क्या है, पहले आप ये जान लीजिएगा। वे तत्व जिनमें धात्विक और अधात्विक दोनों गुणों को समान रूप से पाया जाता है, उनको हम बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। किनको बॉर्डर लाइन तत्व कहेंगे दोस्तों, वे तत्व जिनमें धात्विक और अधात्विक दोनों गुणों समान रूप से पाए जाते हों, उनको हम बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। जैसे दोस्तों आपको बता दूं कि बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलोनियम हो गया, पोलोनियम हो गया और आस्टेनिन हो गया। लेकिन इसमें से जो ये हमारा जैसे दिया गया है बोरान, पोलोनियम, सिलिकॉन, ये सब हमारे बॉर्डर लाइन तत्व हैं, लेकिन ये जो हमारा बिस्मथ जो है बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। यानी कि देखा जाए तो हमारा 20 का यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 20 के बाद दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात दोस्तों ये बताया गया है, जबकि निकिल से जस्ते का अनुपात ये बताया गया है। तो मिश्रित धातु में तांबे, जस्ते और निकिल का क्रमशः अनुपात क्या होगा। दोस्तों तांबे को हम टी से डिनोट कर दिया और जस्ते को हम जे से डिनोट कर देंगे। इनका अनुपात बताया गया है 17:6, तो हमने 17:6 ने दोस्तों 17:7, तो हमने 17:7 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें अगला जो दे रखा है निकिल से जस्ते का अनुपात, दोस्तों निकिल तो हमने यहाँ पे n बना दिया और जस्ते तो दोस्तों निकिल से जस्ते का अनुपात, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, जस्ते को हम पहले कर दें और निकिल को बाद में कर दें। यहाँ पे जस्ते को हमने पहले कर दिया और निकिल को हमने बाद में कर दिया, और इनका अनुपात दोस्तों जो बताया है तो 3:4 दोस्तों 4 बताया गया है। ये जो हमने 4:3 जब इनको उल्टा करके रखेंगे तो इनको भी उल्टा करके रख देंगे दोस्तों। अब इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये तांबा, फिर उसके बाद दोस्तों हमारे जस्ता, फिर उसके बाद हमारा ये निकिल, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। दोस्तों ये जो हमारा क्रॉस में कॉमन हो रहा है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और तांबा का निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और निकिल का निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 17 51 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा और यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो 51 21 और 28, तो यहाँ पे 51 21 और 28 सबसे पहले तांबा, जस्ता और निकिल, तांबा, जस्ता और निकिल पूछा गया है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 51 21 और 28। ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 21 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 के बाद दोस्तों हम लोग 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि रेखीय समीकरण x + 2y - का 8 = 0 और 2x + 4y = 16 के जोड़े के हलों की संख्या है। अब दोस्तों हलों की संख्या 0 है, 1 है, अनंत है या फिर दोस्तों 2 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं, इसको हल करने का तरीका पहले आप जान लीजिए कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे जैसे हमको 2 इक्वेशन दे रखे हैं, x + 2y - का 8 = दोस्तों 0 और दूसरा हमारा इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे 2x + का 4y, 16 को हम पक्षांतर कर लेंगे तो -16 हो जाएगा, देन हमारा दोस्तों 0। तो यहां से अगर हम निकालें a1 का वैल्यू आ जाएगा 1, b1 का वैल्यू आ जाएगा 2, c1 का वैल्यू आ जाएगा -8। इसी प्रकार दोस्तों a2 का वैल्यू आ जाएगा 2, b2 का वैल्यू आ जाएगा 4, c2 का वैल्यू आ जाएगा -16। ये हो गया।
अब इनके जो इक्वेशन बनते हैं दोस्तों, मैं आपको लिख दे रहा हूं। जो फार्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2। अब इस बराबर को हम क्या कर देते हैं, बराबर नहीं कर देते हैं। ये क्या होता है, ये होता है समीकरण के कोई हल नहीं। ये जो होता है एक प्रकार से फार्मूला मैं लिख रहा हूं, समीकरण के कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये हो गया। अब दूसरा जो दिया गया है, मान लीजिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब दोस्तों हम सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं। यहाँ पे बराबर नहीं करेंगे और फिर लिखेंगे C1/C2। ये होता है समीकरण का अद्वितीय हल, समीकरण का अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ये हो गया। अब इसी प्रकार दोस्तों हम थर्ड देखेंगे। थर्ड जो होता है दोस्तों, आपको बता दूं कि ये होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये हो गया। ये होता है दोस्तों समीकरण के अनंत हल होते हैं। इसमें से दोस्तों क्या होता है, समीकरण के अनंत हल होंगे, समीकरण के अनंत हल। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारे फार्मूला होते हैं। अब इसी में से अगर हम रखेंगे, जब तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर आएंगे, तो हम इसको कहेंगे। जब इसमें से ए और बी वाले बराबर आएंगे, सी वाला बराबर नहीं आएगा तो अद्वितीय हल कहेंगे। जब ए और बी बराबर नहीं होंगे तो उनको हम कोई हल नहीं कहेंगे। देख लेते हैं A1/A2, तो यानी कि ये 1/2 बन जाएगा। फिर B1/B2 2/4 बन जाएगा। फिर माइनस का 8 यहाँ पे 16 बन जाएगा। माइनस का माइनस माइनस कट गया, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये भी हमारा 2 बार में कट जाएगा। कुल मिला के 1/2, 1/2, फिर ये हमारा 1/2। फाइनली जो आ जाएगा 1/2, 1/2 करके हमारा 3 बार आ जाएगा। ये हमारे देख लीजिए सभी बराबर हैं, तो इसका मतलब इसमें कौन सा इक्वेशन फॉलो कर रहा है, थर्ड वाला फॉलो कर रहा है। तो समीकरण के अनंत हल होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, अनंत हल। तो यानी कि अनंत हल होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 22 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखा जाए 22 के बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। दोस्तों सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों इन चार में से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा तो वो मैं आपको बता दूं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि 23 का बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछा गया था कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। दोस्तों कौन सा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE बना रहा है। अगला देखेंगे 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, कोलाइडल विलयन का है, पायस का है, ठोस विलयन का है, या फिर दोस्तों विविध मिश्रण का है। तो 24 का दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो ठोस विलयन हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 24 का यहाँ पे सी के साथ इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। अगला देखेंगे 24 के बाद दोस्तों 25 नंबर, और 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है, कहा गया है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। ध्वनि की पिच इसके डॉट डॉट पर निर्भर करती है। दोस्तों ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर, तरंग दैर्घ्य पर, आयाम पर, लय पर। तो 25 का हो जाएगा दोस्तों ध्वनि की पिच इसके आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि 25 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर देखेंगे, और 26 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए डॉट डॉट होती है। अब यहाँ पे दोस्तों ये कहा कि यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। यानी कि 26 का देखा जाए तो यहाँ पे बी के साथ, यानी कि बी नहीं दोस्तों ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 का हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, बी की तुलना में अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर, और 27 नंबर कह रहा है निम्न को हल करें। दोस्तों इसको जब हल करेंगे
तो सबसे पहले 5 का भाग इसमें हम दे देंगे 60 में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल बना देंगे और फिर यहाँ पे 16 लिखा है 16 लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। 2 का भाग जब 8 में देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या है भाग आगे बना करके 3 ये रख दिया, 12 वही रख दिया दोस्तों, मल्टीप्लाई 16 से 4 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा बचेगा कितना 12 बचेगा। डिवाइड के सिंबल को हम भाग का सिंबल बना करके 3 नीचे कर देंगे, 3 चौक 12 4 आ जाएगा, 12 चौक 48 बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 27 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन को क्या करेंगे हम राइट करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 के बाद दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है, कहा गया है कि वर्ष 2017 के चुनाव के बाद किसने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। दोस्तों 2017 के चुनाव के बाद जिसने भी गोवा का मुख्यमंत्री बना उसको हमको बताना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भारत वीर वांचु, मनोहर पारिकर, चर्चिल अले माओ और दयानंद नार्वेकर। तो दोस्तों जो गोवा का जो 2017 के चुनाव के बाद जो गोवा के मुख्यमंत्री बने थे वो है दोस्तों मनोहर पारिकर। यानी कि 28 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज बता दूं कि 2017 में जो गोवा के सीएम थे उस समय पे डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत थे और 2019 से गोवा के सीएम हमारे वर्तमान में अभी तक यही है। कौन है दोस्तों, मनोहर पारिकर। ये दोस्तों 2019 से अभी तक कंटिन्यू यानी कि वर्तमान में भी मनोहर पारिकर है। यानी कि 2019 से 2023 वर्तमान तक अभी दोस्तों यही हमारा मनोहर पारिकर है। अगला देखेंगे 28 के बाद दोस्तों 29 नंबर और 29 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित उत्तर चित्रों में से कौन समस्या चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब है। दोस्तों ये हमारा दर्पण रखा हुआ है और ये हमारा डायग्राम रखा है। इस डायग्राम को जब हम दर्पण में दिखाएंगे तो हमारा कौन सा सिंबल इसमें बनेगा, तो ये सिंबल बन जाएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये जब बनेगा तो तीर तो हमारी इधर आ जाएगी, 0 इधर आ जाएगा और ये सिंबल इस टाइप का बन जाएगा। यानी कि देखें तो ये हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी हमारा दिया गया है दोस्तों सी पे, तो इसलिए दोस्तों 29 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 29 के बाद दोस्तों 30 नंबर और 30 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि लालू और बालू की आयु का अनुपात। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए ये लालू हैं और ये हैं बालू हैं। अब दोस्तों इनकी आयु का जो अनुपात बता दिया गया 1:2 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात बताया गया है लालू और बालू। तो लालू और बालू की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद तो यहाँ से दोस्तों 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। इनका डिफरेंट करेंगे दोस्तों तो एक जब 3 से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 5 से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो रेशियो बराबर नहीं आ रहा है दोस्तों, हम क्या करेंगे नई टेबल बनाएंगे और नई टेबल बनाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे इनको इक्वेशनों को हम बराबर करेंगे। कैसे बराबर किया जाता है, 5 से 3 घटाएंगे दोस्तों। यहाँ पे 5 से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 5 से 3 घटाने पे आ जाएगा 2 और 1 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। तो अब दोस्तों इस 2 का गुणा इन दोनों में कर देंगे तो 2 × 2 और 2 दूना 4 और इस 1 का गुणा यहाँ पे हम जब करेंगे 3 में तो 3 ही आ जाएगा और 5 ही आएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इनको देखेंगे तो 2 1 3 यानी कि 1 रेशियो आ गया यहाँ पे, यहाँ भी हमारा 1 रेशियो आ गया। तो कुल मिलाकर के 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये 7 के बराबर हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर दोस्तों हमारा 7 के। हमको निकालना है बड़े व्यक्ति की आयु क्या है। तो जब 1 बराबर 7 है दोस्तों तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 बराबर आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा और 4 बराबर हमारा आ जाएगा 7 चौक 28 आ जाएगा। तो बड़े व्यक्ति की उम्र हमारी 28 वर्ष, तो 28 हमारा दिया गया डी पे, तो डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। 30 का देखें दोस्तों तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 30 के बाद दोस्तों 31 नंबर और 31 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। अपने जीन्स का आधा हिस्सा, अपने जीन्स का 3/4 हिस्सा, सभी जीन अपने जीन का 1/4 हिस्सा। तो दोस्तों आपको राइट बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 31 का ए, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है। दोस्तों आपको बता दूं
अपने जीन्स का आधा हिस्सा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि 31 का देखें तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो गया राइट हो गया। और अगला देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सही 2/9 को किससे गुणा किया जाए। तो मान लीजिए 6 सही 2/9 को 6 सही 2/9 को x से गुणा किया जाए तो हमको 40 मिल जाएगा। अब 6 नहीं का 54 2 हो जाएगा हमारा 56 और बटे 9 इंटू हमारा x बराबर 40। दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसको कट करें तो 8 सते 56 हो जाएगा, 8 सते 56, 8 पन 40 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 7x बराबर 9 पना 45 हो गया, तो x बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो 45 बटे हमारा कितना हो गया 7 हो गया। 7 का भाग जब 45 में देंगे दोस्तों तो 7 छंग 42 और यहाँ पे 3/6 3/7 यानी कि कुल मिला के आ गया 6 सही 3/7, 6 सही 3/7 हमारा डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर। और 33 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न चित्र की खाली जगह में सही प्रकार से फिट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे 33 का देखें तो ए 33 का ए हमारा अगर इस डायग्राम ए को हम फिट कर देंगे तो पूरा डायग्राम हमारा कंप्लीट बन जाएगा। तो 33 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा तब जाके इसका आंसर दीजिएगा। यानी कि 33 का ए अगर हम इसको फिट करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे 34 नंबर। और 34 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। एक यौगिक का एक परमाणु, एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, एक तत्व का एक परमाणु। तो 34 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। एक यौगिक का एक परमाणु क्या होगा गलत होगा। यानी कि 34 का अगर हम देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 के बाद दोस्तों 35 नंबर। और 35 नंबर हमारा क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म या पुनर्जनन लिखा है दोस्तों, पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। दोस्तों फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए और यहाँ पे देखिए ये दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो दोस्तों वो है हमारा हाइड्रा जो है पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। वो क्या है हमारा दोस्तों हाइड्रा इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अब दोस्तों आपको बता दूं कि हाइड्रा जो होता है वो तालाब, पोखर, झील, गड्ढा आदि के जल में पौधों या वस्तु से चिपके होते हैं। इनका शरीर गोल, लंबा एवं लचीला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 35 का जो हो जाएगा डी के साथ वो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि हाइड्रा 35 का सी यानी कि कौन सा इस क्वेश्चन का राइट हो गया हमारा हाइड्रा इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। और अगला हम लोग देखेंगे 35 के बाद दोस्तों 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि वर्ग रेखा से वैसे ही संबंधित है जैसे घन हमारा संबंधित है। दोस्तों घन जिस प्रकार हमारा जैसे कह रहा वर्ग जो है वर्ग से रेखा संबंधित है उसी प्रकार घन हमारा वर्ग से संबंधित होता है। जिस प्रकार वर्ग हमारा रेखा से संबंधित होता है उस वैसे दोस्तों हमारा घन किससे संबंधित होता है घन हमारा वर्ग से संबंधित होता है। यानी कुल मिलाकर 36 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे संक्रमण तत्व क्या होते हैं। इसने ये पूछा है संक्रमण तत्व क्या होते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है कि वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, वह तत्व जिनमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण होते हैं, इनमें से सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं 37 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व क्या होते हैं वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 37 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन में जान लीजिएगा कि जिन तत्वों के अंतिम 2 कोष अपूर्ण होते हैं और उसके पहले के कोषों में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व दोस्तों क्या होते हैं फिर से समझ लीजिए जिन तत्वों के अंतिम 2 कोष अपूर्ण होते हैं और उसके पहले के कोषों में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब ये दोस्तों डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। एक चीज ये भी पूछा जाएगा कि कौन से ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाएगा। तो आप दोस्तों जान लीजिएगा डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 के बाद दोस्तों 38 नंबर, और 38 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित ग्राफ को पढ़ें और उस प्रश्न का उत्तर दें जो निम्नानुसार है। दोस्तों ये ग्राफ दिया गया है, ब्लू यहाँ पे 12%, ग्रीन 8%, गोल्डन 10%, ब्राउन 3%, ब्लैक 5%, सिल्वर 7%, व्हाइट 25%, रेड 20%, येलो 10%। अब इसका कहने का मतलब क्या है, पढ़ लेते हैं। कहा गया कि यदि 2009 में मोटरसाइकिलों के रंग के अनुसार की गई कुल बिक्री, रंग के अनुसार कुल बिक्री 10,000 थी, तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिल कितनी अधिक बेची गई। दोस्तों यहाँ पे हरे रंग की तुलना में पीले रंग की बिक्री मोटरसाइकिल हमने ये लिख दिया और आगे लिख दिया टोटल 10,000 बेची गई थी, तो इस 10,000 में से हरे से पीले की तुलना कराना है दोस्तों। तो हरा हमारा यहाँ पे ये 8% है, और येलो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, येलो हमारा 10% है। तो 10% से 8% यानी कि कहीं ना कहीं 2% एक्स्ट्रा, 2 अपान का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, किसकी तुलना कराना है यहाँ पे हमको, 10,000 इंटू 2% दिया गया, तो अपान का ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, अपान का ये हो गया 100। अब दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो ये 00 से ये 00 कट जाएगा, 2 का इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो दोस्तों यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 200 आ जाएगा। तो यानी कि अधिक बेची गई, कितनी अधिक बेची गई दोस्तों, 200 अधिक बेची गई थी, यानी कि 200 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 38 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 के बाद हम लोग दोस्तों 39वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डॉट डॉट का संयोजन है। ऊष्मीय ऊर्जा का संयोजन है, रासायनिक ऊर्जा का संयोजन है, स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, या परमाणु ऊर्जा का संयोजन है। तो 39 का दोस्तों हमारा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, यानी कि 39 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 39 के बाद दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। अनुमस्तिष्क होता है, सेरिबेलम होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, या अग्र मस्तिष्क होता है। 40 का यहाँ पे दोस्तों देखें तो अग्र मस्तिष्क यानी कि 40 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा दोस्तों कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, जिसमें विचारों का संग्रह होता है। ठीक है, कौन सा, अग्र मस्तिष्क होता है। अब दोस्तों मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अब यानी कि यहाँ पे अगर हम लिख दें मानव मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों 3 भाग दोस्तों कौन कौन से होते हैं, ये 3 भाग हम लिख दे रहे हैं। पहला भाग जो होता है दोस्तों वो होता है अग्र मस्तिष्क, यहाँ पे अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग जो होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और अगला होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो दोस्तों ये हमारे 3 भाग हो गए, इन्हीं में से हमारा एक अग्र मस्तिष्क मेन होता है जो विचारों का संग्रह होता है। अगला देखेंगे 40 के बाद दोस्तों हम लोग 41 नंबर, और 41 नंबर क्वेश्चन पे ये दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। वक्तव्य दिया गया है, कहा गया है कि कुछ फरिश्ते देवता हैं, कुछ फरिश्ते देवता हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे फरिश्ते लिख दिया, कुछ फरिश्ते, इसने कहा फरिश्ते का कुछ हिस्सा कहा है देवता हैं, तो यहाँ पे हमने फरिश्ते का कुछ हिस्सा देवता बना दिया। फिर कहा गया सभी जीव जो हैं वो देवता हैं। अब जितने भी जीव हैं वो सब का सब क्या हैं, देवता हैं। जितने भी जीव हैं वो सब का सब कह रहा है देवता हैं। जितने भी जीव हैं वो सब का सब देवता हैं। दोस्तों हमने ये डायग्राम बना दिया, जितने भी जीव हैं वो सब का सब देवता हैं। जितने भी जीव हैं वो सब का सब देवता हैं। ठीक, हमने ये डायग्राम बनाया। अब इसके निष्कर्ष पढ़ते हैं। कहा गया कि कुछ फरिश्ते जीव हैं, कुछ फरिश्ते जीव हैं। फरिश्ते का कुछ हिस्सा दोस्तों देख लीजिए जीव हो रहा, तो पहला निष्कर्ष सही है। फिर कहा है कि कुछ जीव फरिश्ते हैं,
जीव का कुछ हिस्सा भी फरिश्ता हो रहा है, ये भी ठीक है। अब दोस्तों जैसे ये जो हमने सही कर लिया है, अब इनको हम गलत करने का प्रयास करें और हमारे वक्तव्य भी चेंज ना हो तो हम सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। देखते हैं। अब इसने जैसे ये कहा है कि अगर हम डायग्राम दूसरा बनाएंगे, दूसरा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया हमारा फरिश्ता हो गया, ये हमने फरिश्ता मान लिया, ये हो गया फरिश्ता और कुछ फरिश्ते देवता हैं। फरिश्ते का कुछ हिस्सा जो कह रहा है, फरिश्ते का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, देवता है। यहाँ पे हमने देवता रख दिया, फरिश्ते का कुछ हिस्सा हमने ये देख लिया देवता बना दिया। फिर कहा गया सभी जीव देवता हैं, जितने भी जीव हैं वो देवता हैं, हमने देवता के अंदर कर दिया, इससे मेल नहीं कराया। इस प्रकार भी डायग्राम बना सकते हैं, हमारा वक्तव्य भी नहीं चेंज हो रहा और इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अब निष्कर्ष देखते हैं। कहा गया कुछ फरिश्ते जीव हैं, फरिश्ते और जीव में कोई संपर्क नहीं हो रहा, जिसका मतलब गलत है। फिर कहा गया कि कुछ जीव फरिश्ते हैं, जीव का भी कोई हिस्सा फरिश्ता में नहीं टच हो रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो कहीं ना कहीं हमारा वक्तव्य भी चेंज नहीं हुआ और इन निष्कर्षों को हमने गलत भी साबित कर दिया। तो यानी कि हमारा देखा जाए तो अब हमारा दोनों ही निष्कर्ष, यानी ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 41 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 41 के बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या दर्शाता है। ये एक डायग्राम बना है दोस्तों, इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बतानी है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देख लीजिए दोस्तों, त्रिभुज हमारा सबसे पहले ये बड़ा सा त्रिभुज 1 हो गया और उसके बाद ये पूरा बड़ा सा हो गया दोस्तों हमारा 2 हो गया। इस बड़े से वाले को हम क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। 2 के बाद दोस्तों अगर देखें तो ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया और इन दोनों को मिलाकर के ये 5 हो गया। 5 के बाद दोस्तों हमारे 6 हो गया, ये 7 हो गया। 7 के बाद दोस्तों इन दोनों को मिलाकर के ये 8 हो गया। 8 के बाद दोस्तों इन दोनों को मिलाकर के ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर के हमारा 10 हो जाएगा। तो टोटल हमारे कितने त्रिभुज है दोस्तों, 10 त्रिभुज है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 42 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से मैं काउंट करके आपको दिखाता हूँ, फिर से देख लीजिए किनको किनको मैंने जोड़ा। सबसे पहले एक तो मैंने इसको जोड़ा दोस्तों, ये पूरा बड़ा सा जोड़ा, इस एक को, ये 1 हो गया, ठीक है। दूसरा बड़ा सा मैंने इसको जोड़ लिया दोस्तों, ये हमारा पूरा दूसरा बड़ा सा हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरे के बाद दोस्तों हमने क्या किया, इस पूरे बड़े से बड़े को जोड़ दिया। दूसरे के बाद दोस्तों देख लीजिए हम इतने को केवल जोड़ेंगे, इतने को केवल जोड़ेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब अगली बार क्या करेंगे, इसी बार इतने को केवल हम जोड़ेंगे, इतने को केवल जोड़ दिया तो ये चौथा हो गया। अब इस दोनों को मिलाकर के हमने जो जोड़ा था, इस दोनों को मिलाकर के जोड़ेंगे। 4 के बाद दोस्तों ये 5 हो जाएगा। 5 के बाद दोस्तों ये 6 हो जाएगा। 6 के बाद ये सिंगल 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 9 के बाद दोस्तों अब इन दोनों को जोड़ के जब हम करेंगे तो 9 1 ये 10 हो जाएगा। तो 10 हमारे ट्रायंगल बन गए, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 42 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगला देखेंगे 42 के बाद दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। हमेशा, कभी कभी, अक्सर, कभी नहीं। तो दोस्तों हमेशा बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए मैं करके दिखा रहा हूं। यदि भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, भुजा हमारी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। भुजा हमको क्या पता है, 1 पता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं आप लोग। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि दोस्तों 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के हमेशा बराबर होगा। हमेशा शब्द यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे 43 के बाद दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग का कौन सा होता है। प्रोस्ट्रेट होता है, वृषण होता है, वास डिफरेंस होता है, वीर्य पुटिका होता है। दोस्तों पुरुष में प्रथम यौन अंग का कौन सा भाग होता है दोस्तों, या कौन सा होता है, वो होता है वृषण होता है।
यानी कि 44 का देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, और 45 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया कि 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है। 2017 में ये पुस्तक क्या हुई थी, अंग्रेजी में पुस्तक ये उपन्यास प्रकाशित हुई थी, कौन सी, व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है। चेतन भगत हैं, राहुल मेहता हैं, संध्या मेनन है, निधि चरानी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संध्या मेनन। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय मूल की अमेरिका लेखिका है, अमेरिका की लेखिका है। ये कहाँ की रहने मूल है, इनका मूल निवास अमेरिका में लेखिका है, ये भारतीय मूल की रहने वाली है। तो यानी कि 45 का देखा जाए तो यहाँ पे संध्या मेनन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, और 46 नंबर क्वेश्चन पे ये दिया गया है, कहा गया है कि विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तेलंगाना में, या फिर दोस्तों असम में। दोस्तों आपको बता दूं कि वो है हमारा गुजरात में स्थित है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 46 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि कच्छ का रण जो होता है 23,300 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पहला पॉइंट आप जाने, यहाँ पे कच्छ का रण जो है 23,300 वर्ग किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आप इसका जाने तो कच्छ का रण समुद्र का ही एक सकरा अंग है जो भूकंप के कारण संभवतः अपने मौलिक तल से ऊपर उभर आता है, परिणाम स्वरूप समुद्र से पृथक हो जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, कच्छ का रण है क्या चीज, आप समझिएगा। कच्छ का रण वो होता है जो समुद्र का ही एक सकरा अंग होता है जो भूकंप के कारण संभवतः अपने ही मौलिक तल से ऊपर उभर आता है। अपने ही मौलिक कर्तव्य से मतलब अपने मौलिक तल से क्या होता है, मुंह ऊपर उभर के आ जाता है, उसी को हम कच्छ का रण कहते हैं, कच्छ का रण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि डॉट डॉट वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो दोस्तों कहाँ होते हैं, वो होते हैं बौद्ध में होते हैं। तो बौद्ध यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं बौद्ध धर्म में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा 47 का हमारा ए के साथ ये सॉरी दोस्तों यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 बाद दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन, और 48 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट उत्पन्न होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट उत्पन्न होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है, मैग्नीशियम नाइट्राइट उत्पन्न होता है। दोस्तों 48 का हमारा सी के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। 48 का हमारा देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 के बाद दोस्तों हम लोग 49 नंबर, और 49 नंबर क्वेश्चन पे हमारा ये दिया गया है, कहा गया है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस बी को यदि एक्स प्लस 3 से विभाजित किया जाए तो शेष माइनस 1 प्राप्त होता है, और व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए जब x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 39 प्राप्त होता है। तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले दिया गया है ये इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी बराबर हमारा शेष कितना बचता है, माइनस एक रख दिया, और यहाँ पे x प्लस 3 बराबर हमने 0 कह लिया, और x बराबर ये हो जाएगा 3। तो x बराबर 3 हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3a आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्लस का b रहेगा बराबर हमारा माइनस का 1 रहेगा। तो देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये फाइनली आ जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 3a प्लस का b बराबर माइनस का 10। ये समीकरण हमारा 1 बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा समीकरण हम अगर देखें तो दूसरा समीकरण हमारा यहाँ पे ये दिया गया है
कि दूसरा समीकरण हमारा दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का यहाँ पे ए और यहाँ पे शेष 39 बच रहा, 39 रख दिया और x प्लस यहाँ पे दिया गया है x माइनस 3 बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस, अच्छा पहला वाला जो दोस्तों था हमारा x प्लस 3 से विभाजित किया गया था तो हमको यहाँ पे माइनस 3 रखना था। जब माइनस 3 रखेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पे हमारा ये a वाला पद क्या रहेगा, माइनस में आ जाएगा। तो इतना हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये हमारा प्लस ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के हमारा इक्वेशन ये बन गया माइनस का 3a प्लस b बराबर माइनस का 10 बन गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 3 तो ये हमारा बन जाएगा बराबर 0 मान लिया, तो x बराबर हमारा बन जाएगा यहाँ से 3। जब x बराबर 3 बन गया तो x की वैल्यू 3 हम कहाँ पे रखेंगे, अब इस इक्वेशन में जब हम रख देंगे तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 3b हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे a बराबर हमारा 39। तो यहाँ पे बन जाएगा a प्लस 3b बराबर यहाँ पे आ जाएगा 30। समीकरण बन गया 2। अब समीकरण 2 हमारा जो हो जाएगा, ये समीकरण 2 हमारा और समीकरण 1 हमारा ये दिया गया है। तो अब हम क्या करें, अगर समीकरण 2 में इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, समीकरण 1 हमारा था माइनस का 3a प्लस का b बराबर माइनस का 10। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस का 3 त्रिक का 9b हो जाएगा और यहाँ पे 90 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा कट जाएगा, यहाँ पे 9 1 10 b आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 80। तो b बराबर आ जाएगा हमारा 8 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, b बराबर जब 8 आ गया, अब b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा यहाँ पे दिया है माइनस 3a, अब b की जगह पे हम रख देंगे कितना दोस्तों, यहाँ पे 8 बराबर यहाँ पे हमारा माइनस का 10, यहाँ पे आ जाएगा बराबर माइनस का 18 हो जाएगा, इधर माइनस का 3a तो दिया ही है, a बराबर निकालेंगे तो माइनस प्लस का 6 आ जाएगा। जब a बराबर 6 आ गया तो हमको a प्लस b का वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो a प्लस b बराबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे 8 प्लस 6 या 6 प्लस 8 तो देन हमारा हो जाएगा 14। 14 हमारा दिया गया दोस्तों सी पे, तो देखा जाए तो हमारा 49 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 49 के बाद दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यदि v u का भाई है, u w की बहन है और x u का पति है तो u का v से क्या संबंध है। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया कि v जो है u का भाई है, u का भाई है, u का भाई है v, u का यहाँ पे दोस्तों भाई है, कौन दोस्तों, भाई है v, हमने यहाँ पे ये v रख दिया। अब आगे देखें u का भाई है v और फिर आगे कहा गया कि u जो है w की बहन है, u जो है w की बहन, अब यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं w की ये बहन हो जाएगी, यहाँ पे बहन हो जाएगी u, और कहा गया है और x जो है x u का पति है, u का पति। अब इसका जो पति होगा ये कौन है दोस्तों, ये x है, ये कौन हो गया इसका, ये पति हो गया। तो पूछा ये गया है तो u का v से क्या संबंध है, u का v से क्या संबंध है, यानी कि v का u से क्या संबंध है। जब ये भाई u का ये क्या है, भाई है, ये बहन है, तो यानी कि ये v की u क्या हो जाएगी, ये बहन हो जाएगी, यानी कि बहन का संबंध हो जाएगा। बहन हमारा दिया गया दोस्तों 50 का b में, तो b हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 के बाद दोस्तों 51 नंबर, और 51 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया है कि नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए कि इससे निश्चित रूप से नीचे दिए हुए कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है। अब यहाँ पे ये कहा है कि धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, यहाँ पे हमने धोनी बना लिया, धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे लिख दिया अच्छा बल्लेबाज, अच्छा बल्ले, यहाँ पे बाज, अच्छा बल्लेबाज बन गया धोनी। अब इसमें इसके बाद एक ये कहा धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, कहा बल्लेबाज होशियार होते हैं। अब कहा गया जो बल्लेबाज हैं वो सब क्या होते हैं, होशियार होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया दोस्तों, होशियार रख दिया, होशियार ये रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या देखेंगे, जब यहाँ पे ये होशियार हो गया, अब निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी होशियार लोग बल्लेबाज हैं, जितने भी होशियार लोग हैं करा वो सब बल्लेबाज हैं।
कह रहा सभी होशियार लोग बल्लेबाज हैं, गलत कह रहा है। होशियार लोगों का कुछ हिस्सा बल्लेबाज हो रहा है, इसलिए ये निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा कहा गया कि धोनी होशियार है, धोनी जो है वो दोस्तों होशियार के अंदर है, तो बिल्कुल सही कहा गया है। देखा जाए तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन हमारा ए पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 51 का यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 51 के बाद हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन, और 52 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि ऊपर दिए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर क्या होगा। हमको ये बात यहाँ पे बतानी है दोस्तों। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों, मैं क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पे कहा गया है, ये एक पूरा कैरेक्टर लिखा हुआ, सेंटेंस लिखा हुआ, इसमें पूछा गया है कि बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर क्या होगा। तो दोस्तों जान लीजिएगा, जब कभी ये मान लीजिए आ जाए बायां प्लस बायां आ जाए, बायां और बायां आ जाए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आपस में इनको घटाते हैं। क्या करेंगे, घटाते हैं। और जब ऐसे दोस्तों यहाँ पे आ जाए दायां प्लस दोस्तों दायां ये आ जाए, तब भी हम क्या करेंगे दोस्तों, घटाते हैं। जब दोस्तों आ जाए एक बायां आ जाए, बायां प्लस यहाँ पे दायां आ जाए, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है। और जब दोस्तों यहाँ पे दायां और प्लस का बायां, प्लस का बायां आ जाए, तब हम क्या करते हैं, तब भी हम जोड़ते हैं। ठीक है, इतनी सी बात ये हो गई। अब बात समझिएगा, जब इस प्रकार आ जाए, लेकिन जिसको पहले कहा जाए तो उसी छोर से देखा जाता है। जैसे अब इसका ये एक श्रृंखला दी गई है, इसका ये सिरा हो जाएगा हमारा बायां और ये सिरा इसका हो जाता है दायां। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब क्या होता है कि जिस सिरे से बात पहली कही जाए उसी सिरे से देखा जाता है। जैसे यहाँ पे पहले कहा गया कि बायां छोर से 12वें कैरेक्टर और दाईं ओर से तीसरे कैरेक्टर, तो दोस्तों यहाँ पे बाएं छोर से 12वां कैरेक्टर और दाईं छोर से तीसरा कैरेक्टर, तो बायां प्लस दायां मिल गया, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन इसको देखा कहां से जाएगा, सबसे पहले बायां ही कहा गया है, तो इसलिए दोस्तों हम बाएं छोर से अब 15वां कैरेक्टर गिन लेंगे। बस वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15वां कैरेक्टर दोस्तों हमको क्या मिल गया, यहाँ पे बी मिल गया, तो बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 52 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 के बाद दोस्तों हमारा 53 नंबर क्वेश्चन, और 53 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन दिया गया है सभी बाज चील हैं, सभी चील पक्षी हैं। अब यहाँ पे जैसा कहा गया वह उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम ड्रा करते हैं। इसने ये कहा कि सभी बाज चील हैं। अब जितने भी बाज होंगे, मान लीजिए ये इतने सारे क्या हैं, बाज हैं, सभी बाज हमारे क्या बन जाएंगे, ये चील बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया चील, लिख दिया। कहा है कि सभी चील पक्षी हैं। अब जितने भी चील होंगे वो सारे का सारे क्या होंगे, पक्षी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों पक्षी रख दिया। अब आगे देखेंगे, निष्कर्ष में कहा है कि कुछ पक्षी बाज हैं, कुछ पक्षी, पक्षी का कह रहा कुछ हिस्सा बाज है, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, पक्षी का कुछ हिस्सा बाज है। फिर कहा गया कुछ बाज पक्षी हैं, कह रहा बाज का कुछ हिस्सा पक्षी है, तो गलत कह रहा, बाज का पूरे बाज तो पक्षी हो रहे हैं, तो ये बात गलत कही गई है। यानी कि देखा जाए तो निष्कर्ष फर्स्ट केवल अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो सिर्फ निष्कर्ष यहाँ पे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना तो निष्कर्ष सेकंड, सही है, सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। यानी कि ऑप्शन हमारा 53 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 53 के बाद दोस्तों 54 नंबर, और 54 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है
त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हम यहाँ दोस्तों माने, यहाँ पे चलिए हमने मान लिया, माना त्रिभुज का आधार, यहाँ पे हमने मान लिया त्रिभुज का आधार, दोस्तों कहा है ना त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। तो त्रिभुज का आधार हमने समान क्षेत्रफल, समान समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो यहाँ पे अगर हम माने समांतर चतुर्भुज का आधार, यहाँ पे चलिए हमने ये भी मान लिया समांतर चतुर्भुज का दोस्तों आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार हमने a माना, तो त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, यानी इसका आधा हो जाएगा। फिर आगे कहा है त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। अब किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा होगा। तो अगर इसकी हम त्रिभुज का क्या माने, त्रिभुज का ऊंचाई मान ले दोस्तों, ऊंचाई ये हमने मान लिया यहाँ पे h1 हो गया, ऊंचाई हमने क्या मान लिया दोस्तों h1, और इसकी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h2 कह लेंगे इसको। समांतर चतुर्भुज की का ऊंचाई अगर हम माने यहाँ पे ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसको हम कह लेते हैं h2, ठीक है। अब जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसा हम काम करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न में ये कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कि संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है बराबर। अब समांतर ने त्रिभुज का चतुर्भुज के आधार पर संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल देखेंगे, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पे होता है आधार गुणे ऊंचाई। ये त्रिभुज का हो गया, ये समांतर चतुर्भुज का हो गया। अब इसका रख देंगे सब वैल्यू 1/2, आधार त्रिभुज का कितना है दोस्तों a/2, ऊंचाई कितनी है हमारी h1, आधार यहाँ पे कितना है हमारा, आधार यहाँ पे a है और ऊंचाई इसकी कितनी है दोस्तों h2। देखेंगे तो ये a से ये a हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा h1/4 आ जाएगा बराबर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा h2/1 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये h1/h2 हो जाएगा बराबर, ये हमारा हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी को हम क्या दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, अनुपात में कहा है तो h1/h2, इसको लिख सकते हैं 4/1। तो बस दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 4/1 बी पे मौजूद है, तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 के बाद दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन, और 55 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है दलों और उनके द्वारा जीती सीटें निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध हैं। दल ए है, ABCD, ये 4 दल हैं और ये क्षेत्रों में जो सीटें जीती गई हैं वो दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है। तो कहा गया है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये जितने भी उम्मीदवार हैं सभी दलों में या सभी क्षेत्र में जितने भी जीते हैं, इनको सबको टोटल करके हमको बताना है। तो 40 और इसको जोड़ेंगे 40 30 70, 70 30 100, और 100 में दोस्तों हम 20 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। 120 में 7 5 12, अब 12 अब 7 19, यानी कि हो जाएगा 139। कितना बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा योग करने पे क्या आ गया, 139 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों इनका जब योग करेंगे तो इनका योग जो आ जाएगा दोस्तों 194 आ जाएगा, 194 रख दिया। इसी प्रकार इसका योग करेंगे तो इसका योग करने पे आ जाएगा 179 आ जाएगा, और इसका योग करने पे दोस्तों हमारा आ जाएगा 22 आ जाएगा। इन सबको जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो सबको जोड़ने पे आ जाएगा 534, यानी कि 534 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 55 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 के बाद दोस्तों 56 नंबर, और 56 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कहा गया है कि यदि x ने इतिहास, भाषा और विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त किया
तो विज्ञान में उसे कितने अंक प्राप्त हुए। अब कथन यहाँ पे बताया गया है कि उसका इतिहास और भाषा में औसत अंक 25 है। तो इसने ये पूछा कि उसे कितने अंक प्राप्त हुए, कितने प्राप्त किए, तो विज्ञान में उसे कितने अंक प्राप्त हुए। दोस्तों विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए, ये बात हम देखते हैं कौन से कथन से निकाल पाएंगे, पहले कथन से निकाल पाएंगे कि दूसरे कथन में कहा गया उसे भाषा में 30 अंक प्राप्त हुए। अब अगर देखें दोस्तों तो हम यहाँ पे कहा गया है कि एक्स ने, तो मान लीजिए एक्स जो व्यक्ति है इसने कहा है कि उसका इतिहास में, भाषा में और विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त हैं। तो इतिहास और ये तीनों का, इतिहास, भाषा और विज्ञान का अगर हम निकालेंगे योग, तो 50 मल्टीप्लाई दोस्तों हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा टोटल हमारा 150 दोस्तों। जो ये आया हमारा इतिहास यानी कि हिस्ट्री और भाषा यानी कि लैंग्वेज को हमने एल लिख दिया, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विज्ञान यानी कि साइंस, यानी कि इन तीनों का योग हमने निकाल लिया 150। अब इसमें अगर हम कथन, अब विज्ञान का हमको निकालना है, अब हम पहला कथन लेके अगर हल करें, पहला कथन में कहा गया कि उसका इतिहास और भाषा यानी कि इतिहास और भाषा का औसत अंक 25 है। अब दोस्तों यानी कि हिस्ट्री और भाषा यानी लैंग्वेज का औसत कितना है 25 है, तो 25 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, देन दोस्तों हमारा ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा हिस्ट्री प्लस लैंग्वेज का योग कितना आ गया हमारा 50 आ गया। अब हमको साइंस का निकालना है दोस्तों, तो h प्लस एल का वैल्यू जब यहाँ पे हम रखेंगे तो साइंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे साइंस का वैल्यू आ जाएगा हमारा s बराबर आ जाएगा यहाँ पे 100। तो कुल मिलाकर के साइंस का पूछा गया था, तो साइंस का हमने कथन 1 से तो निकाल लिया वैल्यू। अब देखें क्या दूसरे से भी निकाल पाएंगे, उसे भाषा में 30 अंक मिले। अब दोस्तों इसने बता दिया कि भाषा में 30 अंक मिले यानी लैंग्वेज में 30 अंक मिले, बाकी के 2 का नहीं, 2 में और एक का किसी का पता होता तो हम निकाल पाते, अन्यथा आप नहीं निकाल पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि इस जो ये हमारा दिया था एक प्रकार से ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, इस स्टेटमेंट में हमारा कथन फर्स्ट क्या है, इस स्टेटमेंट का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दूसरा हमारा पर्याप्त नहीं है। तो देखा जाए तो कथन 1 और 2 दोनों ही ऊपर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, तो ये तो गलत हो गया। अब फिर कहा गया कथन 2 अकेला ही ऊपर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, परंतु कथन 1 अकेला ही ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर कहा गया कि कथन 1 अकेला ही ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, परंतु कथन 2 अकेला ही ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है, ये बात सही हो गई। कथन 1 सक्षम है, कथन 2 सक्षम नहीं है। तो यानी कि देखा जाए तो 56 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 56 का सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखते हैं 56 के बाद दोस्तों हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 57 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा यह गया है कि दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने। जिस प्रकार दोस्तों ये अंगूर का एक गुच्छा है, एक प्रकार से इस अंगूर के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। बंच मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये अंगूर के गुच्छे को हम बंच बोलेंगे, यानी कि और उस मतलब उसी प्रकार दोस्तों ये भेड़ों का झुंड है, एक प्रकार से ये भेड़ है, तो भेड़ों के झुंड को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहा जाएगा दोस्तों फ्लॉक कहा जाएगा। फ्लॉक माने झुंड होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन गया, 57 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ, राइट हुआ। और अगला देखेंगे 58 नंबर, और 58 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे ये कहा गया कि एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो अब हमको इसने कहा साधारण ब्याज इतना प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज बराबर हम फार्मूला जानते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज हमारा कितना 5250, तो यहाँ पे हमने दोस्तों लिख लिया 5250 इक्वल मूलधन हमको नहीं पता है, दर हमको पता है 5, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय दिया है 3 वर्ष का, बटे हो जाएगा दोस्तों हमारा 100। अब अगर इसको हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, हम अगर इसको 5 से हल कर देते हैं तो 5 से या 15 हो जाएगा, और 15 × 45 हो जाएगा। अब 45 दोस्तों हमारा ये हो गया, बचा कितना हमारा 5 2 7, अब 15 25 75 350 हो गया। तो P का वैल्यू यानी कि मूलधन हमारा कितना आ गया 350 का जब 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 35,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों हमारा 35,000। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट, मतलब अभी राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। ये तो हमने साधारण ब्याज पे जो हमने मूलधन हमारा जो था वो हमने निकाल लिया 35,000। हमको निकालना है कि अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दोस्तों करा समान
दर है और समान समय है के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालने का तरीका होता है, हमने इसको आपको इस तरीके से हल करना सिखाया है। यहाँ पे मान लीजिए ये 3 वर्ष के लिए टेबल हमने ये बना लिया और इस 3 वर्ष की टेबल के अकॉर्डिंग ही हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। हमने बताया है दोस्तों पहले इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा साधारण ब्याज होता है और इतने को जोड़ेंगे इनको तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में दोस्तों ये क्या होता है, अंतर निकल करके आता है। और अगर पूरे को जोड़ देंगे हम तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि इन सारी जो मैंने इतनी टेबल बना दी, लाइन बना दिया, तो इनमें वैल्यू क्या पुटअप किया जाएगा। तो वैल्यू पुटअप करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो हमारा 35,000 आया है तो इस 35,000 को आप वैसे लिखिए। यहाँ पे दर दी गई है दोस्तों 5%, पहले 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, अपान का हमने कर दिया 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 35 पंचे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 500 हो जाएगा और 5 पचास 25 की 5 हो जाएगी, कैरी हो जाएगा 2, 5 3 15 2 17 हो जाएगा। 1750 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमको 1750 सभी में फिल करते जाना है। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस 1750 का अब हम वापस से निकालेंगे। दोस्तों ये हमारा जो 1750 आया इसका 5% वापस से जब हम निकालेंगे दोस्तों ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से हमारा 2 टाइम में कट जाएगा और 2 का भाग जब 175 में देंगे तो इसका जो वैल्यू बन जाएगा दोस्तों 175 का आधा बन जाएगा। अब 175 का आधा जब वैल्यू दोस्तों आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 87.5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 87.5 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट की जाती है दोस्तों इसका जस्ट दोगुना पुट की जाती है। जब दोगुना करेंगे तो दोस्तों हमारा बन जाएगा 175 बन जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमारा 175 यहाँ से आ गया, इस 175 का वापस से जब हम यहाँ निकालेंगे 5%, तो 175 का जब 5% निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 4.375 आ जाएगा, 375 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इतना आ गया। अब हम इन सारी वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5250, इनको ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 262.5 आ जाएगा। इनको ये जैसा है इसको वैसा लिख देंगे। अब इन सबको जब हम ऐड कर देंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके टोटल आ जाएगा कितना दोस्तों, 5516, जहां पर हमने दिया 5516.875 यानी कि 875, यानी कि दोस्तों इसको इतना लिख देंगे तब भी सही है। ये हमारा मैच हो रहा है दोस्तों बी के साथ। अब इसको हम इस टाइप से लिख देंगे 5516.8। जब कोई संख्या हमारी यहाँ पे 5 से बड़ी हो या 5 हो तो उसके पीछे वाली संख्या में 1 बढ़ा के लिख दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 है या 5 से अधिक होता तो पीछे वाली संख्या में 1 बढ़ा के लिख देंगे तो ये हमारा वैल्यू बन जाएगा, यानी कि 5516.88, यानी कि ऑप्शन नंबर 58 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन अभी तक समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा और आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए जा रहे सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और चीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 58 के बाद हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्न तर्क पर विचार करें और तय करें कि उसके आधार पर कौन सी अवधारणा सही है। तर्क में कहा गया है कि आज रविवार है दोस्तों, आज रविवार है, ठीक है। अब अवधारणा कहा गया है कि कल सोमवार होगा। दोस्तों बात सही है कि आज रविवार है तो कल सोमवार होगा, तो ये तो हमारा अवधारणा फर्स्ट हमारे तर्क को पूर्णतः मतलब उसमें व्यक्त करता है, यानी कि अवधारणा जो फर्स्ट है हमारे तर्क में मौजूद है। एक प्रकार से ये कह लीजिए आज जब रविवार है तो कल तो सोमवार होना ही होना है दोस्तों, ये तो हर जगह यही नियम लागू है, ठीक है। तो कुल मिला के ये तो होना ही होना है, तो ये बात हमारी हो गई सत्य। अब अगला कहा है कि आज अवकाश है। अब दोस्तों इसने ये बात कह दिया कि आज रविवार है, अवकाश के बारे में तो कोई बात किया नहीं, न तो जिक्र किया है। हाँ भले आप जानते होंगे कि रविवार के दिन अवकाश होता है, लेकिन आप लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए रविवार के लिए अवकाश मिलता होगा उनको तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे वर्कर होंगे जिनको रविवार के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती होगी। तो इसलिए दोस्तों ये हमारा कथन जो अवधारणा सेकंड है वो तर्क को पूर्णतः उसमें
निहित नहीं है, यानी कि ये हम इसको पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते इसमें, क्योंकि अवकाश आज रविवार है, रविवार तो है, अवकाश का दिन अब इसने कह दिया अवकाश, आज अवकाश है, अवकाश तो होता है रविवार को, ठीक है, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए अवकाश नहीं होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे ये गलत है। तो इन देखा जाए तो अवधारणा फर्स्ट हमारे इस केवल तर्क को तर्क संगत होगा, यानी कि केवल अनुमान फर्स्ट तर्क संगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 59 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 59 के बाद दोस्तों हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन, और 60 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे यह दिया गया है, कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न चित्र के रिक्त स्थान से सही मेल खाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, जैसे ये चित्र बनाया गया है यहाँ पे, उसी प्रकार इससे बनाया गया है कि यहाँ पे, तो वैसे इसी प्रकार इससे भी हम एक बना देंगे दोस्तों। किस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम बना सकते हैं हम दोस्तों ए के जैसा बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ए हमारा मौजूद है दोस्तों सी पे, तो 60 का देखा जाए तो सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60, यानी कि हमारा सी राइट हुआ, और अगला देखेंगे 61 नंबर, और 61 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित संबंध को दर्शाने के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। अब दोस्तों भारत, महाराष्ट्र और केरल, तो दोस्तों आपको बता दूं भारत क्या है हमारा, भारत एक देश है, भारत क्या है हमारा एक देश है, इसी देश के अंदर दोस्तों क्या है हमारा राज्य है, महाराष्ट्र एक राज्य है, केरल भी हमारा एक राज्य है, तो यहाँ पे भारत के अंदर आ जाएगा हमारा महाराष्ट्र है, और उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे केरल है, क्योंकि ये भारत देश के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए दोस्तों ये भारत के अंदर आ जाएंगे। ऐसा हमारा डायग्राम बना है दोस्तों ए पे, तो 61 का देखा जाए तो यहाँ पे ए के साथ पूर्णतः यह क्वेश्चन हमारा सत्य हो जाएगा। अगला देखेंगे 61 के बाद दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन, और 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति का चयन करें। दोस्तों ये प्रश्न आकृतियां दी गई हैं, और यहाँ पे एक जगह पे रिक्त स्थान दिया गया है, हमको बताना है कि यहाँ पे क्या इसमें भरा जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 का भर दिया गया, तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा कुल मिलाकर 1 2 3 का है, तो यहाँ पे इस बार हम 2 का भरेंगे। तो 2 का भरने के लिए अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब 2 इसमें भी है, इसमें तो दोस्तों इसमें 3 है, ये नहीं भरा जाएगा, ये 2 इसमें है, इसमें भी 3 है दोस्तों, तो इसको भी नहीं भरा जाएगा। कुल मिलाकर या तो इसको भरा जाएगा या तो दोस्तों इसको भरा जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे कहीं भी, अब ये आकृति हमारी यहाँ पे ये दिखाई गई है, अब इसी में क्या किया गया है, इस एरो को इधर उल्टा कर दिया गया, ऊपर वाले को ऐसे कर दिया गया, इसको नीचे के लिए कर दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये तीर तो हमारी ऐसे ही आएगी, ये तीर तो हमने ऐसे ही कर दिया, और एरो दोनों साइड में बना देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन के साथ पूर्णतः परफेक्ट माना जाएगा। यानी कि 62 का देखें तो सी हमारा ए पे मौजूद है, इसलिए दोस्तों हमारा 62 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला देखेंगे 62 के बाद दोस्तों हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन, और 63 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, और यहाँ पे कहा गया है कि एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चलता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक आपको बनाए डायग्राम बनाए दिशा का, तो ये आप जानते हैं ये पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है। तो यहाँ पे कहा गया एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की ओर दोस्तों यहाँ पे 30 किलोमीटर गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया। अब आगे क्या कहता है, और दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने। अब यहाँ से दोस्तों जब दाहिना मुड़ेगा तो इसका दाहिना इधर पड़ेगा, और 30 किलोमीटर दोस्तों ये यहाँ से आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30 किलोमीटर, ये इधर आ गया। बाद में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से जब बाईं ओर आएंगे दोस्तों, तो बाईं ओर हम यहाँ पे आ जाएंगे नीचे की ओर, और यहाँ से अब ये 20 किलोमीटर चला दोस्तों, 20 किलोमीटर चल गया। पुनः बाईं ओर मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर चलता, अब इसका बायां दोस्तों हमारा इधर आ जाएगा, अब वापस से दोस्तों यहाँ से 30 किलोमीटर फिर चलेगा। जब 30 किलोमीटर फिर चलेगा तो यहाँ पे आ गया दोस्तों ये 30 किलोमीटर आ गया। अब कहा अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है। अब प्रारंभिक स्थान तो दोस्तों इसका ये था, ये इसका क्या है प्रारंभिक पॉइंट है। देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से ये जब ये डिस्टेंस 20 है तो ये भी हमारा 20 हो जाएगा, ये 20 ये 30, तो टोटल उसका प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम लिखें तो प्रारंभिक स्थान से दूरी दोस्तों कितना हो जाएगा, प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों सबको पता हो चुकी, यानी कि 20 है, ऊपर हमारा 30 है, देन हमारा 50 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 50 किलोमीटर डी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 63 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 63 के बाद दोस्तों 64 नंबर हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 64 नंबर हमारा क्वेश्चन में क्या कहा है, कहा गया कि सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है।
सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी, ये बात बतानी है। दोस्तों यहाँ पे एक बात ये कही गई है कि सीता की बाल्टी की जो धारिता होगी वो रामू की बाल्टी से 3 गुना है। तो रामू की बाल्टी अगर 1 होगी तो सीता की बाल्टी 3 गुना हो जाएगी, हमने 3 कर दिया। अब ये कहा है कि एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार पलटती है, कौन? सीता। अब सीता का दोस्तों यहाँ पे कितना है, सीता एक बार में 3 लीटर भरती होगी, तो जब 60 बार पलटेगी तो ड्रम की धारिता अगर हम निकालें, यहाँ पे लिख दें ड्रम की धारिता, यानी कि टोटल ड्रम में कितना पानी आएगा, ये बात अगर हमको जानना है तो यहाँ पे हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई दोस्तों 3, देन हमारा हो जाएगा 6 × 18 यानी कि 180 लीटर की टोटल ड्रम रहा होगा। तभी तो वो क्या सीता करती है, जब हर बार 3 लीटर भरेगी तो 60 बार में कितना भर देगी, 180 लीटर भर देगी। तो अब ये आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। दोनों का क्षमता जानते हैं, दोनों मिलकर भरेंगे, जब दोस्तों दोनों मिलकर भरेंगे, दोनों मिलकर भरें तब क्या होगा दोस्तों, दोनों मिलकर भरेंगे टोटल 180 लीटर हमको भरना है। दोनों को मिलाकर के 3 × 4 क्षमता हो जाएगी, 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी कि 45 बार में हमारा पूरा ड्रम दोनों मिलकर भरने से भर जाएगा। यानी कि 64 का देखें तो यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला। दोस्तों आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका कुछ समय तक कार्यकाल इनका रघुराम राजन थे, ये गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो दोस्तों अब कहा ये बताया गया कि ये अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला था। तो ये बताना है कि कौन से अमेरिका के कौन से विद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। अब अमेरिका के 4 विद्यालय लिखे हुए हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोस्टन, बार्कले हास कैलिफोर्निया, बूथ स्कूल शिकागो, कोलंबिया बिजनेस स्कूल न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं कि ये हो जाएगा बूथ स्कूल शिकागो में इन्होंने प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। अमेरिका के बूथ स्कूल शिकागो नामक स्थान पर या विद्यालय पे इन्होंने रघुराम राजन गवर्नर ने प्रोफेसर का काम किया था। इसके पहले दोस्तों वो इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने अमेरिका के बूथ स्कूल शिकागो में क्या थे, प्रोफेसर का कार्यभार संभाला। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो थे यानी कि बूथ स्कूल शिकागो में इन्होंने किया था। अब ये जो गवर्नर थे अपने इंडिया की, ये 23वें गवर्नर थे। कौन? यही जो रघुराम राजन थे, ये इंडिया में ये 23वें गवर्नर के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ये 23वें गवर्नर थे, ठीक है। अच्छा ये बात हो गई। अब आगे देखा जाए तो आपको बता दूं कि ये सुब्बा राव की जगह लिए थे। किसकी जगह लिए थे? इसके पहले जब ये रघुराम राजन गवर्नर बने थे तब ये उसके पहले कौन बने थे? सुब्बा राव थे। तो सुब्बा राव की जगह रघुराम राजन ने लिया था और ये 2016 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। इनका कार्यकाल कब समाप्त हुआ है? यानी कि रघुराम राजन का 2016 में कार्यकाल समाप्त हुआ। 16 में कार्यकाल समाप्त हुआ है दोस्तों। किनका? ये ध्यान रखिएगा, रघुराम राजन का ही बात हो रहा है। तो रघुराम राजन जो थे 23वें गवर्नर थे। 2016 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। इन्होंने किसकी जगह ली थी? इन्होंने यहाँ पे लिख देते हैं, इन्होंने सुब्बा राव की जगह ली थी। इन्होंने सुब्बा राव की जगह ली थी। अब दोस्तों वर्तमान में अब आपको बता दूं कि वर्तमान में जो अब भारत के गवर्नर हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं इस समय पे वर्तमान में शशिकांत दास हैं। वर्तमान गवर्नर जो हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? यहाँ पे शशिकांत दास हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया शशिकांत
शशिकांत दास वर्तमान के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65 के बाद दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन। और 66 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? त्रिज्या कहा जाता है, वक्रता का केंद्र कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है या फोकस कहा जाता है? तो गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? पोल यानी कि ध्रुव कहा जाता है। 66 का देखें दोस्तों तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 66 के बाद दोस्तों हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया कि सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा? यहाँ पे दो बात बताई गई है। एक तो बताया गया है दोस्तों सूर्य, दूसरा बताया गया है दोस्तों रम्या। अब दोस्तों ये दोनों क्या हैं कि किसी काम को मिलकर के करते हैं। ठीक है, अब लेकिन कहा गया सूर्य जो है रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी काम करता है। रम्या की तुलना में सूर्य, तो सूर्य रम्या का मान लेते हैं 1, तो सूर्य का हो जाएगा 3 गुना काम करता है। अब कहा किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिया जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम समय लेता है। जी भाई, जितना रम्या समय लेगा उससे 40 दिन कम समय में ये क्या कर लेगा? सूर्य काम कंप्लीट कर लेगा। तो कहा गया दोनों वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा? तो यहाँ पे अब इसने इसी जगह पे समझने वाली बात है, कहा गया कि ये इसने कहा है कि काम पूरा करने में रम्या द्वारा लिया जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम काम लेता, मतलब कम काम लेता है। तो 3 - 1 बराबर हमारा हो जाएगा 40 दिन, 2 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 40 दिन, 1 बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 20 हो जाएगा। 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों? हमारा 20 हो गया। जब 1 बराबर हमारा 20 हो गया तो अब अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? रम्या द्वारा लिया गया समय। अब रम्या द्वारा जो लिया जाएगा समय 20 दिन हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा, ये 60 बन जाएगा और ये बन जाएगा 20 बन जाएगा। ये दोस्तों जब हमने 1 बराबर 20 निकाले तो 1 बराबर 20 से 3 बराबर 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें सूर्य और ये रम्या, सूर्य को लग रहा है 60 और रम्या को लग रहा है 20। इनका अगर एलसीएम करें तो यहाँ पे आ जाएगा 60, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। दोनों की क्षमता हमने ये निकाल लिया। अब जब दोनों जो हैं ये पूरे इस 60 काम को मिल करके करेंगे, दोनों यानी कि सूर्य प्लस रम्या मिल करके इस 60 काम को करेंगे तो 4 की स्पीड से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 15 दिन हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर। और 68 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि MA.T का गायब अक्षर है। दोस्तों यहाँ पे MA.T का गायब अक्षर है, यानी कि इस जगह पे जो विलुप्त कर दिया गया है, इस जगह पे कौन सा ऐसा वर्ड भर दिया जाए कि ये शब्द हमारा क्या हो जाए दोस्तों? पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम ए वाले ऑप्शन में जो आर दिया गया है, आर को भर दें तो ये हमारा बन जाएगा MART, मार्ट। ये हमारा पूर्ण वर्ड बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 68 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 68 के बाद दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया? दोस्तों गणना का, तर्क का, बीजगणित का, ज्यामिति का। तो न्यूटन द्वारा गणित की मतलब दोस्तों गणना शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना शाखाओं का आविष्कार किया गया है, यानी कि 69 का देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। और 70 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया? चार्ल्स डुफे ने, माइकल फैराडे ने, आर्किमिडीज ने, चार्ल्स कूलोम्ब ने। दोस्तों फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कहा कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? दोस्तों चार्ल्स डुफे, माइकल फैराडे, आर्किमिडीज, चार्ल्स कूलोम्ब। दोस्तों 70 का जो क्वेश्चन हमारा जो राइट हो जाएगा वो डी, यानी कि चार्ल्स
कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 70 का डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम किसने दिया था दोस्तों, चार्ल्स कूलाम ने दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 70 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ। और अगला देखेंगे दोस्तों 70 के बाद दोस्तों हम लोग 71 नंबर देखेंगे। और 71 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह द्वारा यानी कि दर्शाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। अब देखेंगे दोस्तों, तो पहले यहाँ पे एन भरा गया है, उसके बाद दोस्तों हमारा एल भरा गया है, उसके बाद दोस्तों जे भरा गया है, फिर एच भरा गया है और आगे हमको भरना है। एन का देखेंगे तो 14 हो जाएगा और एल का देखेंगे दोस्तों तो 12 हो जाएगा, जे का देखेंगे 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो इसके पीछे हम 2 कम कर देंगे तो यहाँ पे 6 में हमारा होता है एफ, तो एफ हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि दोस्तों माइनस का 2 यहाँ भी किया गया, माइनस का 2 यहाँ भी किया गया, माइनस का 2 यहाँ भी किया गया और -2 यहाँ भी किया गया। एफ हमारा दिया गया ए ऑप्शन पे, तो 71 का देखा जाए तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 71 के बाद 72 नंबर, यहाँ पे कहा गया ऐसा सेट जो किसी समूह से संबंध नहीं रखता है वह है। दोस्तों ये 4 समूह दिए गए हैं, इन चारों समूह में से कौन सा ऐसा समूह हमको बताना है कि जो किसी प्रकार से संबंधित ना हो, यानी कि वो बिल्कुल अलग हो, तो यानी कि हमको वो सेट बताना है। तो यहाँ पे देखें पहला समूह, तो यहाँ पे 2, 14, 16 दिया गया है, तो अगर 2 से विभाजित करें तो 2 × 2 2, 2 से 14, 2 8 16, तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। 3 से कट करेंगे तो 3 × 3, 3 से 21, 3 × 24, ये भी पूरा कट जाएगा। 8 से कट करेंगे तो 8 × 8, 8 से 56, 8 × 64, ये भी पूरा कट जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 5 × 5, 5 से 35, 5 × 40, लेकिन दोस्तों ये नहीं कटेगा, 5, 35, 41, 5 से नहीं कट रहा है, इसलिए दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि 72 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 मीटर हो तो टावर की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यानी कि ऊंचाई और दूरी। तो इस क्वेश्चन को हल करें। यहाँ पे कहा 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण। तो यहाँ पे मान लेते हैं, अगर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये 7 मीटर हमने ऊंचा एक टावर बना दिया। ये अब इस 7 मीटर ऊंचे टावर के उन्नयन कोण, अब दोस्तों यहाँ से इसका उन्नयन कोण अगर हम देखें तो इसका उन्नयन कोण हमारा ये बनेगा, ये उन्नयन कोण मान लीजिए बन गया। कितना डिग्री दोस्तों, यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30 डिग्री। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी कितना है दोस्तों, 50√3 है, तो ये टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी यहाँ पे हमने लिख दिया 50√3 है। तो ये क्वेश्चन में हमको बताना है यहाँ पे ये। अब दोस्तों अगर इसको हम मिला दें ऐसे इस प्रकार से, ये मान लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। तो ये भी हमारा 50√3 हो जाएगा। जब ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ये 30 है, ठीक है। तो अब ये कहा है क्वेश्चन में कि जब ये दोस्तों 7 है तो हमको ये बताना मीटर हो तो टावर की लंबाई कितनी है। हमको टावर की लंबाई दोस्तों ये ज्ञात करनी है, तो इस दूरी को हमने h मान लिया। मान लीजिए हमने टावर की लंबाई यही ज्ञात करनी थी, यही हमको निकालना है। नामकरण कर लेते हैं दोस्तों, ये A हो गया और ये हमारा B पॉइंट हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया और ये हमारा E हो गया, ठीक है। A B C D E ये हमने पॉइंट मान लिया। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो ये हमारा 7 मीटर है और ये भी हमारा 7 मीटर था, ठीक है। 50√3, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमको टावर की लंबाई निकालनी है, तो हम जानते हैं कि दोस्तों यहाँ पे tan थीटा अगर हम लगाते हैं दोस्तों, tan थीटा हमारा थीटा की वैल्यू दिया गया 30 डिग्री, तो हम tan 30 डिग्री, हम tan थीटा बराबर दोस्तों जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, लंब हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है तो लंब हमारा h ही हो जाएगा। नहीं, ये h दिया गया है तो लंब हमारा h हो गया और आधार दोस्तों हमारा 50√3 दिया गया, हमने वो रख दिया। इसको हल करेंगे तो ये हमारा वैल्यू बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारा, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये √3 से ये √3 कट जाएगा, तो h का जो वैल्यू निकल आएगा दोस्तों 50 निकल आएगा। ये 50 हमारा हो गया दोस्तों। h का हमने डिस्टेंस कितनी निकाल लिया दोस्तों, 50,
यानी कि ये H हमारा कितना आ गया दोस्तों, ये 50 मीटर निकल करके आ गया। हमको बताना है टावर की लंबाई दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टावर की लंबाई। तो दोस्तों टावर की लंबाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यानी कि टावर की लंबाई टोटल AC बराबर बन जाएगा हमारा AB प्लस का BC। तो AB हमारा दोस्तों कितना है, यहाँ पे AB हमारा 50 है, BC हमारा कितना है 7 है। देन दोस्तों हमारा हो जाएगा 57 मीटर, हमारा ये टोटल आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा। 57 मीटर हमारा ए ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए दोस्तों हमारा 73 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 73 के बाद दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन, और 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के बराबर है का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। शंकु तथा अर्धगोले के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझना, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन अगर हम लिखें तो फार्मूला आप जानते होंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। यहाँ पे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया शंकु का आयतन हो जाएगा। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, 1/3 पाई r स्क्वायर r1 स्क्वायर h हमने रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों हमने, यहाँ पे r1 स्क्वायर h रख दिया, ठीक है। अब इस बार अर्धगोले का आयतन अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन फार्मूला होता है दोस्तों, इसका होता है 2/3 पाई r³ हो जाएगा, तो इसको हम r2 कह देते हैं। ये हो गया। अब इनका दोनों को हमको इक्वल करना है दोस्तों, तो 1/3 ये पाई r1 स्क्वायर h, देन दोस्तों हमारा 2/3 पाई r2³ हो जाएगा, r2³ हो गया। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें यहाँ से, इस 3 को थोड़ा सही कर देते हैं, तो ये हमारा ये 3 था, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों ये जो कहा गया है, अब एक बात ध्यान समझिए, कहा कि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के बराबर है। अब आधार की जो त्रिज्या है उसके ऊंचाई के बराबर है, ये इतना बताया गया है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ऊंचाई के बराबर है आधार की त्रिज्या, जहां पे h होगा उस जगह पे हम क्या रख देंगे, r रख देंगे। तो ये बन जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये r1 स्क्वायर इंटू ये h का वैल्यू हम इसको r1 मान लेते हैं, तो ये r1 ही रख देंगे, और यहाँ पे हमारा 2r2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो ये r1 का क्यूब बराबर यहाँ पे 2r2 का क्यूब। तो अब यहाँ पे इसने ये पूछा क्वेश्चन में, शंकु तथा अर्धगोले के त्रिज्याओं का आयतन। तो दोस्तों शंकु तथा अर्धगोले के त्रिज्याओं का आयतन अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं r1 अपान का r2 का होल क्यूब। देन दोस्तों हमारा ये 2/1, और आगे इसको हल करें तो ये हमारा बन जाएगा ये r1 अपान का r2 बराबर अंडर रूट यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे ये 1 ही हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो r1 अनुपात r2 बराबर यहाँ पे इस प्रकार 2, और यहाँ पे अनुपात 1। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऐसा हमारा मौजूद सी पे है, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस सीरीज का, यानी कि आज के इस पेपर का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, और इस अंतिम क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है, कार्बोनेट, नाइट्रेट, अमोनिया और हाइड्रा ऑक्साइड। तो दोस्तों आपको बता दूं 75 का जो हमारा राइट हो जाएगा, अमोनिया हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन था, तो वो है हमारा अमोनिया। अब दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे जो हमारा ये कार्बोनेट दिया था, अगर इसका आयन देखें तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है CO3, और यहाँ पे ऋण आयन ऐसे बने होते हैं। फिर अगर नाइट्रेट का देखें तो दोस्तों ये नाइट्रेट का जो हो जाएगा हमारा NO3, यहाँ पे NO3, और यहाँ भी हमारा निगेटिव यानी कि ऋण आयन हो जाएगा। अमोनिया का देखेंगे दोस्तों तो अमोनिया का हो जाएगा हमारा NH4, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें दोस्तों हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड हमारा ये है,
यहाँ पे हो जाएगा OH निगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें धनायन पूछा था तो ये कार्बोनेट भी हमारा ऋण आयन, नाइट्रेट भी ऋण आयन, और ये हमारा हाइड्रोक्साइड भी ऋण आयन। ओनली एक हमारा अमोनियम जो है वही हमारा एक धनायन है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों, अब अगला क्या, बस हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था। होप सो दोस्तों आपका हमारा अभी तक मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ करके वहां भी अपनी राय दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो और चीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।